इस बार तुझे छूने वाले हाथ एक नहीं, 1000 होंगे। शहर की गलियों में नाम कमाना आसान है, लेकिन पूरे शहर में अपनी पहचान खून से लिखनी पड़ती है। और खून बहाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आदत है। चील का उड़ के आना लेट हो सकता है, चीते का भाग कर आना लेट हो सकता है, लेकिन मैं हूं मार्क। मार्क मार्क मार्क। एक शहर जहां कानून से ज्यादा डर गोलियों का चलता है। अदालत से बड़े फैसले मार्क करता है, और मेरी अदालत में सजा सिर्फ मौत है। जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो इंसाफ को हथियार उठाना ही पड़ता है। इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। अगर किसी ने भी दंडका से भागने की कोशिश की तो उसकी समस्या हल करने वाला कोई नहीं और कोई आएगा भी। अजय मार्कंडे मैड एटीट्यूड, वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है। तेरा हिसाब किताब सिर्फ मौत करेगी, मार्क, क्योंकि अदालत तुझसे डरती है। अदालत से बड़े फैसले मार्क करता है, और मेरी अदालत में सजा सिर्फ मौत है। इस बार तुझे छूने वाले हाथ एक नहीं, 1000 होंगे। तो सुन, वो सारे के सारे हाथ कटेंगे और मेरे हाथ से कोई नहीं बचेगा। शहर की गलियों में नाम कमाना आसान है, लेकिन पूरे शहर में अपनी पहचान खून से लिखनी पड़ती है। और खून बहाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी आदत है। मार्क, तेरे नाम की आखिरी कहानी मैं लिखूंगा। कहानी लिखने वाले बहुत हैं, पर अंत हमेशा मार्क ही करता है। Four blasts, 40 criminals dead, one hit of 750 million euros, and 7 thieves caught. If this is done by one guy named Ghost, then tomorrow's headlines is gonna be this. Is Ghost a hero or a villain? जंग छेड़ने वालों से भी मुझे नफरत है। उसकी हर चोट जमीन हिला देती है। जब दुश्मन तूफान बनकर उठते हैं तो मार्क आग बन जाता है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। इस जंग की शुरुआत मार्क ने की है और अंत भी मार्क ही करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त पैन इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्क के बारे में, जिसमें एक दमदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई गई है। और ये कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी की है जिसे न सिर्फ बाहरी अपराधियों से बल्कि खुद सिस्टम के अंदर छुपे भ्रष्ट लोगों से लड़ना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले साउंड ट्रैक और इस मूवी के डिटेल्स और इस मूवी की स्टोरी के बारे में।
तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मूवी के साउंड ट्रैक यानी कि संगीत के बारे में, जिसमें बी अजनीश लोकनाथ को फिल्म के संगीतकार के रूप में श्रेय दिया जाता है और फिल्म से जुड़ा पहला गाना कई मीडिया आउटलेट्स में प्रसारित हुआ है, जिसमें इसमें रिलीज शेड्यूल और दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया था। और ये सभी गीतों के बोल अनूप भंडारी द्वारा लिखे गए हैं। और बात करें इसके विपणन के बारे में, जिसमें टीजर विवरण और शीर्षक संबंधी अपडेट टाइम्स ऑफ इंडिया, वन इंडिया पब्लिक टीवी और जूम टीवी सहित कई आउटलेट्स द्वारा प्रसारित किए गए हैं। और कवरेज में आमतौर पर फिल्म की घोषणा, कलाकारों के विवरण और निर्धारित रिलीज तिथि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस की, जिसमें फिल्म निर्माताओं ने पहले सप्ताह के अंत में कुल 35 करोड़ की कमाई की घोषणा की, जबकि व्यापार जगत का अनुमान 4 दिनों में 21 करोड़ और 5 दिनों में 35 करोड़ की शुद्ध कमाई का था। और पहले सप्ताह की कुल कमाई 40 करोड़ बताई गई और फिल्म ने दूसरे सप्ताह के अंत तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। और बताया गया कि फिल्म ने दूसरे सप्ताह के अंत तक 51.30 करोड़ की कमाई की थी। और बात करें इसके आलोचनात्मक प्रतिक्रिया की, जिसमें इंडिया टुडे के संजय पोनप्पा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा कि मार्क क्रिसमस के लिए सुदीप की एक और मनोरंजक फिल्म है और यह अपने एक्शन और जासूसी थ्रिलर जो कि तत्वों के माध्यम से दर्शकों को लुभाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन सिनेमाघरों में मनोरंजन की तलाश करने वालों के लिए सुदीप का स्वैग इन कमियों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। और टाइम्स नाउ की निराली कनाबर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा कि कुल मिलाकर मार्क एक दमदार एक्शन थ्रिलर है जो जानती हैं कि क्या बनाना चाहती है। और निर्देशक विजय कार्तिकेय ने बेहतरीन एक्शन दृश्यों और प्रभावशाली भावनात्मक दृश्यों से भरपूर एक आकर्षक कहानी प्रस्तुत की है। और किच्चा सुदीप की बात करें तो अभिनेता शानदार फॉर्म में हैं और वे अपने स्वैग और तीव्रता से स्क्रीन पर छा जाते हैं। और प्रभावशाली संगीत और सटीक संपादन से सजी यह फिल्म एक संतोषजनक थिएटर अनुभव प्रदान करती है। और कुल मिलाकर एक्शन थ्रिलर देखने के शौकीनों के लिए मार्क क्रिसमस पर देखने लायक फिल्म है। और द इंडिया एक्सप्रेस के स्वरूप कोडुर ने इसे 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा कि विजय कार्तिकेय की बोमेल कहानी का घटिया निर्देशन सुदीप और कई अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए बहुत काम साबित हुआ है। और OTT प्ले की प्रतिभा जाय ने इसे 5 में से 2 स्टार देते हुए लिखा कि मार्क मैक्स के तर्ज पर बनी एक और फिल्म है। हालांकि यह उतनी मज़ेदार, मनोरंजक या रोमांचक नहीं है। और विजय का शैली पर अधिकार जोर देने जो कि एक नाकाम कोशिश है और भारी उम्मीदों के बावजूद मार्क बेहद निराशाजनक साबित हुई। और द हिंदू के विवेक MV ने लिखा कि कुछ स्टाइलिश दृश्यों और कुछ आकर्षक डांस नंबरों के साथ सुदीप अभिनीत और विजय कार्तिकेय द्वारा निर्देशित मार्क एक रोमांचक थ्रिलर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः एक यादगार अनुभव देने में नाकाम रहती है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी की ढालना की, यानी कि इस मूवी में किसने किसका रोल निभाया है। तो सुदीप ACP जो अजय मार्कंडे जो मार्क के रूप में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और साइन टॉम चाको जो आदिवासी के रूप में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और नवीन चंद्र जो भद्रा के रूप में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और विक्रांत रुद्र के रूप में अपने किरदार को निभाते हुए इस मूवी में आपको नजर आते हैं, और योगी बाबू जो सोलोमन के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और गुरु सोम सुंदरम जो स्टीफन राज के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए
इस मूवी में नजर आते हैं और निश्विका नायडू जो एक कैमियो भूमिका निभाते हुए अपने रोल को इस मूवी में नजर आती हैं और रोशनी प्रकाश जो संजना के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आती हैं और जीएम कुमार जो कि भद्र जो कि रुद्र के पिता के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं और सुब्बू पंचू जो अशोक भद्रा के चाचा के रूप में अपने रोल को निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं और इस मूवी में कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि अपने अपने किरदार को इस मूवी में अदा करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि दीपशिका, गोपाल कृष्ण देशपांडे, देवगिल, अर्चना कोटिके, प्रताप नारायण, ड्रैगन मंजू, सत्या एसके, महंतेश हिरेमठ, जो ये सब अपने अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी की उत्पादन के बारे में, जिसमें इस परियोजना की सार्वजनिक घोषणा सन 2025 में की गई थी और ये शुरुआती रिपोर्टों में फिल्म को आधिकारिक शीर्ष मार्क घोषित किए जाने से पहले एक अस्थायी शीर्षक से संबंधित किया गया था और शीर्षक के अनावरण को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मनोरंजन मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया था, जिनमें से कई इसकी नियोजित रिलीज और निर्माण पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रकाशित किया गया था और शेखर चंद्र छायाकार और एस.आर. गणेश बाबू संपादक हैं और बी. अजनीश लोकनाथ संगीत निर्देशक हैं और प्रोडक्शन डिजाइनर जो कि शिव कुमार जी द्वारा किया गया है और इसमें व्यापक स्टंट कोरियोग्राफी और वीएफएक्स कार्य शामिल हैं और तमिल अभिनेताओं वाले दृश्यों को साथ ही साथ तमिल में फिर से फिल्माया गया है और सुदीप ने तमिल संस्करण में अपनी भूमिका के लिए डबिंग भी की है। और बात करें इसके फिल्माने के बारे में, जिसमें प्रेस सूत्रों के अनुसार मुख्य फोटोग्राफी सन 2025 तक चली और उदयवानी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फिल्मांकन नवंबर सन 2025 में समाप्त हो गया, जो सन 2025 के अंत में रिलीज के प्रोडक्शन के लक्ष्य के अनुरूप होता है। और मार्क सन 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन विजय कार्तिकेय ने किया है और इसका निर्माण सत्य ज्योति फिल्म्स और किच्चा क्रिएशंस ने संयुक्त रूप से किया है और फिल्म के कलाकारों में सुदीपा शामिल हैं, जो विजय के साथ उनकी सफल जो कि सन 2024 फिल्म मैक्स के बाद दूसरा सहयोग है और साथ ही नवीन चंद्र साइन श्याम चाकू और विक्रांत, रोशनी प्रकाश, गुरु सोम सुंदरम, योगी बाबू और देवशिका और ड्रैगन मंजू, गोपाल कृष्ण देशपांडे और निश्विका नायडू भी इसमें शामिल हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशक कौन है और इस मूवी को उत्पादित किसने किया है और इस मूवी की अभिनेताकर्ता कौन है और इस मूवी का छायांकन किसने किया है। तो इस मूवी के निर्देशकर्ता हैं विजय कार्तिकेय और इस मूवी को लिखा है विजय कार्तिकेय और उत्पादित किया इस मूवी को टीजी त्यागराजन, सुदीपा, सेंधिल त्यागराजन, अर्जुन त्यागराजन और अभिनीत किया इस मूवी को सुदीपा और छायांकन किया इस मूवी का शेखर चंद्र और संपादित किया इस मूवी को एस.आर. गणेश बाबू और संगीत दिया इस मूवी में बी. अजनीश लोकनाथ और इस मूवी की जो उत्पादन कंपनियां हैं वह सत्य ज्योतिष फिल्म्स और किच्चा फिल्म्स क्रिएशंस है। और बात करें इसके रिलीज़ की, जो कि इस मूवी की रिलीज़ डेट है वह 25 दिसंबर सन 2025 को यह मूवी रिलीज़ हुई थी और इस मूवी की जो भाषा है वह कन्नड़ यानी कि तमिल है। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें जो कि 51.30 करोड़ के आसपास है और यह फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई सन 2025 की शुरुआत में शुरू हुई और लगभग 110 दिनों में पूरी हो गई और शूटिंग बेंगलुरु के कनकपुरा रोड और कर्नाटक के कई अन्य स्थानों पर हुई और विजुअल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर
और डबिंग सहित पोस्ट प्रोडक्शन का काम नवंबर जो कि सन 2025 के मध्य तक पूरा हो गया और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 7 दिसंबर सन 2025 को जारी किया गया और क्रिसमस के मौसम का लाभ उठाने के लिए फिल्म को 25 दिसंबर सन 2025 को पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और इसे कन्नड़ में आंशिक रूप से पुनः फिल्माए गए तमिल संस्करण और तेलुगु मलयालम और हिंदी में डब किए गए संस्करणों के साथ एक साथ रिलीज किया गया था। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कथानक की यानी कि इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जे मार्कंडे, जिन्हें मार्क किच्चा सुदीपा के नाम से जाना जाता है और बेंगलुरु में निलंबित पुलिस अधीक्षक हैं और वह एक भ्रष्ट राजनेता से झड़प के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और कर्नाटक में हिंसा की नई घटनाओं को घटित होने पर उनके जीवन में नाटकीय मोड़ आता है जो कोल्हापुर में हुए एक क्रूर सामूहिक हत्याकांड से भद्रा नाम के एक गैंगस्टर का परिचय होता है जिसका गुस्सा उसके भाई के भाग जाने से उपजा है और इसी बीच मार्क बेंगलुरु में कुछ पुलिसकर्मियों को गुंडों से बचाता है जिसके चलते उसे वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ता है, जैसा कि दोस्तों मूवी की स्टोरी के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि जांच तब और गहरी हो जाती है जब मार्क की मां पर चाकू से हमला किया जाता है और उनकी देखभाल करने वाली की बच्ची अर्चना का अपहरण कर लिया जाता है और वह एक बड़े पैमाने पर चल रहे बाल अपहरण रैकेट पर पर्दाफाश करता है जिसमें लगभग 20 बच्चे लापता हैं और जैसे जैसे मार्क समय के साथ संघर्ष करता है और एक राजनीतिक साजिश का खुलासा होता है और जब मुख्यमंत्री की उनके बेटे आदि केशव जो कि साइंटाम चाकू द्वारा अस्पताल में हत्या कर दी जाती है जो सत्ता हथियाने के लिए उनकी हत्या करता है और ड्रग माफिया जो बाल तस्करी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच का गठजोड़ स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि दोस्तों मूवी की आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि मार्क को भद्रा के गिरोह से लड़ते हुए वो अपहत बच्चों को बचाते हुए अपने ही साथियों के बीच विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। और फिर एक रोमांचक क्लाइमैक्स यानी कि मूवी के लास्ट भाग में दिखाया जाता है कि वह आदि केशव का पर्दाफाश करता है और आपराधिक गिरोह का सफाया करके कानून बहाल करता है और अपना नाम साफ करता है और कहानी मात्र 36 घंटों के भीतर घटित होती है, जिसमें गहन एक्शन, भावनात्मक दांव-पेच और राजनीतिक षड्यंत्र का मिश्रण होता है, जैसा कि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संदर्भ के बारे में, यानी कि इस मूवी के संदर्भ नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें किच्चा सुदीपा मार्क के साथ वापसी कर रहे हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया 9 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर दूसरे के बारे में, जिसमें फिल्म मार्क के शीर्षक और रिलीज विवरण की पुष्टि हो गई और जूम टीवी 10 नवंबर 2025 जो कि 28 नवंबर 2025 को प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर तीसरे के बारे में, जिसमें किच्चा सुदीप की मार्क शीर्षक घोषणा की सूचना न्यूज़ 18 जो कि कन्नड़ में 16 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर चौथे की, जिसमें मार्क टीजर शीर्षक के अनावरण की कवरेज जो कि वन इंडिया 7 नवंबर 2025 को और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 5वें के बारे में, जिसमें किच्चा सुदीपा की K47 का शीर्षक मार्क है और इंडिया टीवी न्यूज़ जो कि 2 सितंबर 2025 को
और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया था। और बात करें इसके संदर्भ नंबर छठे की, जिसमें पब्लिक टीवी ने मार्क के टीजर रिलीज की रिपोर्ट दी और पब्लिक जो कि टीवी कन्नड़ 5 नवंबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया था। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 7वें के बारे में, जिसमें मार्क की शूटिंग पूरी हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया जो 13 नवंबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 8वें की, जिसमें उदयवानी ने फिल्मांकन पूरा होने की सूचना दी और उदयवानी जो 14 नवंबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और अब बात कर लेते हैं इसके संदर्भ नंबर 9 के बारे में, जिसमें मार्क के गानों की रिलीज पर रिपोर्ट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अक्टूबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के हीरो सुदीप के बारे में, जो कि इनका पूरा नाम सुदीप संजीव है और इनका जन्म 2 सितंबर 1971 में हुआ था और इन्हें लोग सुदीपा के नाम से भी जानते हैं। और यह एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता और पटकथा लेखक, गायक और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता हैं, जो मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और उन्होंने हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है और वे कन्नड़ फिल्मों के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। और ये सन 2013 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सभी सूची में भी शामिल हैं और उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 1 नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और ये सुदीपा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थायवा जो कि 1997 और प्रत्यार्था 1999 में सहायक भूमिका से की थी। और इनके बात करें प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें सुदीप का जन्म 2 सितंबर 1971 को संजीव मजप्पा और सरोजा के घर वर्तमान कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुआ था और उनका परिवार चिमकमगलूर जिले के नरसिम्हाराजपुर से शिमोगा में आकर बस गया था और उन्होंने बेंगलोर के दयानंद सागर और इंजीनियरिंग कॉलेज के औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज की ओर से अंडर जो कि 70 क्रिकेट में प्रतिनिधित्व की और उन्होंने मुंबई के रोशन तनेजा अभिनय स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी शर्म पर काबू पाया। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें सुदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत थाव्या जो कि 1997 से की और इसके बाद उन्होंने सुनील कुमार देसाई द्वारा निर्देशित प्रत्यार्थ में सहायक भूमिका और उसी निर्देशक की फिल्म स्पर्श में मुख्य भूमिका निभाई और 2001 में हुच्चा में एक भूमिका ने उन्हें पहली बार बड़ी पहचान दिलाई। और फिर 2008 में उन्होंने फूंक से बॉलीवुड में पदार्पण किया और उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्मों रण फूंको जो कि 2 और रक्त चरित में भी अभिनय किया और वीरा परम्पारे जो कि 2010 से शुरू करते हुए उन्होंने एस नारायण की सलाह पर अपना स्टेज नाम सुदीप से बदलकर सुदीपा कर लिया और उन्होंने फिल्म की सफलता के बाद नाम को बनाए रखने का फैसला किया और उनके बाद फिल्में केम्पे गोंडा और विष्णुवर्धन जो कि 2011 भी सफल रही। और सुदीपा ने 2012 में एस राजमौली की फिल्म ईगा से तेलुगु सिनेमा में पदार्पण किया और यह एक काल्पनिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक उद्योगपति की भूमिका निभाई थी जो एक एनजीओ कार्यकर्ता जो कि समांथा रूप प्रभु द्वारा अभिनीत और इसके प्यार में पड़कर उसके कथित प्रेमी की हत्या कर देता है, जो एक मक्खी के रूप में उसे परेशान करने लगता है। और फिल्म और सुदीपा के अभिनय
की खूब सराहना हुई और 2013 में बच्चन और वारदानायका रिलीज हुई, जो कि उनकी अगली फिल्म मणिक्य नामक एक ड्रामा थी, जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। और यह तेलुगु फिल्म मिर्ची, जो कि 2013 का रीमेक थी, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। और 2015 में उन्होंने रन्ना में अभिनय किया, और जो तेलुगु फिल्म अंतरिक्की दरेदी की रीमेक थी, और यह फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर थी। और उन्होंने एस राजमौली द्वारा निर्देशित बाहुबली द बिगिनिंग में एक फारसी हथियार व्यापारी के रूप में कैमियो भूमिका निभाई है, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। और वह अक्सर अपनी स्क्रीन भूमिकाओं में गाते हैं, जिनमें वैली 2001, चंदू 2002 और रंगा SSLC जो कि 2004 और नल्ला जो कि 2004 और शांति निवास जो कि 2007 और वीरा मदकारी 2009 में और कैंप गोंडा जो कि 2011 में और बच्चन 2013 में और मडयाचे टू मुंबई जो कि 2014 और रिंग रोड जैसी अन्य फिल्मों के लिए भी शामिल हैं। और सुबह जो कि 2014 और रातें 2015 में आई थी। और ये 2019 में सुदीपा हिंदी फिल्म दबंग 3 में नजर आए, जहां उन्होंने सलमान खान के चुलबुल पांडे के कट्टर दुश्मन की भूमिका निभाई। और उन्होंने सईर नरसिम्हा रेड्डी में आउकू राजू की भूमिका भी निभाई। और सुदीपा की अगली फिल्म विक्रांत रोना अनूप भंडारी द्वारा निर्देशित, और फिर निरूप भंडारी और नीता अशोक जो मुख्य भूमिका में थे। और उन्होंने उपेंद्र अभिनीत फिल्म कब्जा में सहायक भूमिका निभाई। और सुदीपा ने फिल्म उद्योग में अपने 26 वर्ष पूरे किए। और बात करें इनके निर्देशक और निर्माता के बारे में, जिसमें सुदीपा की निर्देशन में बनी पहली फिल्म 2006 में आई और मई ऑटोग्राफ थी, जो 175 दिन तक चली और व्यावसायिक रूप से सफल रही। और अब तक उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे नवंबर 73 और शांति निवास, वीरा मदकारी, जस्ट, मात मतली, कैंपे गुंडा और माणिक्य। उन्होंने जस्ट माथम मतली की पटकथा भी लिखी थी। और वह किच्चा क्रिएशन नाम की एक फिल्म निर्माण कंपनी के मालिक हैं, और जिसका श्रेय मई ऑटोग्राफ 2006, नवंबर 73 जो कि शांति निवास 2007 और जिगर ठंडा जो कि 2016 और मणिक्य 2013 और अम्बिनिंग वायसायाटो जो कि 2019 को दिया जाता है। और बात कर लेते हैं इनके निजी जीवन के बारे में, जिसमें सुदीपा कर्नाटक बुलडोजर्स क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में प्रतिस्पर्धा करती है। और सुदीपा की मुलाकात 2000 में बेंगलोर में मलयाली प्रिय राधाकृष्ण से हुई, और उन्होंने 2001 में शादी कर ली। और प्रिया ने शादी से पहले एक एयरलाइन कंपनी और फिर एक बैंक में काम किया। और उनकी इकलौती बेटी सानवी का जन्म जो कि 2004 में हुआ। और वह 2013 में सुदीपा ने स्टेज जो कि 360 डिग्री नामक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, जिसमें उनकी पत्नी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। और दंपत सितंबर 2015 में अलग हो गए और बाद में उनका सुलह हो गया। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के नवीन चंद्रा के बारे में, जिसने कि इस मूवी में रोल निभाया है। तो इनका जन्म 2 दिसंबर 1988 को हुआ था, और यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। और संभावी युगे जो कि 2006 से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्हें अंदाला राक्षसी जो कि 2012 से पहचान मिली, और वे मुख्य और सहायक दोनों भूमिकाओं में दिखाई देते रहे। और त्रिपुरा
जो कि 2015, नैनू लोकल जो कि 2017 और भानुमति और रामकृष्ण जो कि 2020 में और जिगर ठंडा XX जो कि 2023 और 11 जो कि 2025 में उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें नवीन चंद्र का जन्म तेलंगाना के सिकंदराबाद में जो कि तमिल भाषी परिवार में हुआ था और उनके माता पिता दोनों तमिल हैं और उनके पिता KSRTC में मुख्य मैकेनिक हैं और बेंगलुरु कर्नाटक के निवासी हैं। और जबकि उनकी माता सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना की निवासी हैं, उनका परिवार बाद में बल्लारी कर्नाटक चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ और चंद्र ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और फिल्मों के कदम रखने से पहले मल्टीमीडिया एनिमेटर के रूप में काम किया। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें चंद्र ने 2006 में अंजी के मंच नाम से फिल्म संभवामी युगे युगे से तेलुगु जो कि सिनेमा में पदार्पण किया और बाद में चांदू के मंच नाम से फिल्म जो कि कल्याणम में अभिनय किया। और चंद्र ने प्रदीप के मंच नाम से तमिल फिल्म पजानयप्पा कल्लोरी से नायक के रूप में पदार्पण किया और उनकी अगली तमिल फिल्म आगृथी जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अंदाला राक्षसी में अभिनय किया और जिसमें सूर्या की भूमिका में उनके प्रदर्शन के लिए दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। और उन्होंने 2012 में पायल घोष के साथ तमिल फिल्म थेरोडम वीडियले की शूटिंग की, जो कभी रिलीज नहीं हुई थी। और द्विभाषीय फिल्म दलम में चंद्र ने एक पूरी नक्सली की भूमिका निभाई जो सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष करता है। और सत्यशिव की फिल्म शिवप्पू में अपने किरदार के लिए उन्होंने अपने दोस्त की निर्माण कंपनी में 2 सप्ताह तक एक मजदूर के रूप में गुप्त रूप से रहकर काम किया था, ताकि वे अपने चरित्र में पूरी तरह ढल सकें। और यह फिल्म भी 2014 में रिलीज हुई थी और उन्हें तमिल फिल्म ब्राह्मण में दूसरे मुख्य कलाकार के रूप में भी चुना गया था और उन्हें निर्माता CV कुमार की फिल्म सरभम में मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया था। और इसके बाद वे नरेंद्र नाथ के निर्देशन में बनी फिल्म मिस इंडिया में दिखाई दिए, जिसमें कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में थीं। और उनकी फिल्में अमंत ऑफ मधु और जिगरथंडा XX जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। और बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, जिसमें नवीन चंद्र का विवाह ओरमा से हुआ है जो एक मलयाली हैं और उनके एक बेटे हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले साइंटाम चाको के बारे में, जो कि इनका जन्म 15 सितंबर 1983 को हुआ था और यह एक भारतीय अभिनेता और पूर्व सहायक निर्देशक हैं जो मलयाली सिनेमा में काम करते हैं और लगभग 9 वर्षों तक निर्देशक कमल के सहायक रूप में काम करने के बाद उन्होंने फिल्म गदमा के माध्यम से अभिनय में कदम रखा और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक की भूमिकाएं निभाई, जिनमें ई अथुता कलुथू चैप्टर अन्यानम रसूलम मसाला रिपब्लिक और जिगरथंडा XX शामिल हैं। और उन्होंने बनू एस कलाडी के निर्देशन में शरीर की अदला बदली पर आधारित फैंटेसी कॉमेडी फिल्म इतिहास जो कि सन 2014 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई और विवेक नंदन विरलानु उनकी 26वीं फिल्म है। और बात करें इनके करियर के बारे में, हालांकि इनकी शुरुआत के बारे में, जो कि शाइन ने 2000 के दशक की शुरुआत में कमल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी
और उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर से बीकॉम की डिग्री पूरी की और उन्होंने कमल के साथ करीब 10 साल काम किया और इस दौरान शाइन ने कमल द्वारा निर्देशित 2002 की फिल्म नम्मल में एक बस में बैठे आदमी के दृश्य में अपना चेहरा दिखाया और 2011 में शाइन ने कमल की फिल्म मुकदमा से अभिनय की शुरुआत की और फिल्म में उन्होंने एक आप्रवासी की भूमिका निभाई जिसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गुलामों की तरह प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्होंने सुनील इब्राहिम की फिल्म चैप्टर 2012 में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और शाइन ने तमिल फिल्म में अपनी शुरुआत एक्शन ड्रामा राजू की बीस्ट से की जिसमें विजय अभिनेता और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में थे। और अब बात कर लेते हैं इनकी आजीविका के बारे में, जिसमें शाइन ने अपने करियर की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में की थी और उन्होंने कमल के साथ लगभग 10 वर्षों तक काम किया और इसके दौरान वह निर्देशित 2002 की फिल्म नम्मल में एक बस में बैठे व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए थे। और फिर ये फिल्म इश्क जो कि 2019 में शाइन के खिलाफ खलनायक अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की। हालांकि फिल्म को ज़्यादातर समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं और उन्होंने अलविन का किरदार अभिनय जो कि एक दंपति की निजता में दखल लेने वाला नैतिक पुलिस वाला था और द हिंदू ने अलविन को दशक के मलयालम सिनेमा के सबसे घृणित खलनायक किरदारों में से एक बताया था और उन्होंने फैंटेसी कॉमेडी मास्क में मुख्य भूमिका निभाई जो शारीरिक पलने के विषय पर आधारित थी और यह खालिद रहमान की ब्लैक कॉमेडी उंडा जो कि 2009-19 में शाइन के अभिनय की भी प्रशंसा हुई और ये कुछ समीक्षकों ने उंडा को दशक की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक बताया और ये 2020 में शाइन ने भूमिले मनोहर सक्कारम्य और मनियारायरियले जो कि अशोकन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और उसी वर्ष उन्होंने खालिद रहमान की थ्रिलर फिल्म लव में मुख्य भूमिका निभाई जिसे मिली जुली समीक्षाएं भी मिली और यह फिल्म भारत में 29 जनवरी 2021 को देर से रिलीज हुई और 2021 में उन्होंने ऑपरेशन जावा और उल्फ में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और दोनों फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उन्होंने अनुग्रहथन में एंटनी में भी एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई और पृथ्वीराज सुकुमारन, रोशन मैथ्यू और अन्य अभिनीत नवीनतम ओटीटी रिलीज कुर्थी में भी शाइन की एक उल्लेखनीय भूमिका है और क्रूप जो कि 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें समीक्षकों की प्रशंसा और दर्शकों की सराहना मिली और ये 2022 में वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेइल भीष्म परम और पदा में दिखाई दिए और शाइन ने 2022 में विजय और पूजा हेगड़े अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म बीट से तमिल सिनेमा में पदार्पण किया और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक की कमाई की और शाइन ने 2023 में एक्शन ड्रामा फिल्म दशहरा से तेलुगु सिनेमा में पदार्पण किया जिसमें नानी और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिकाओं में थे। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जिसमें शाइन टॉम चाको का जन्म 15 सितंबर 1983 को त्रिशूर केरल में सीपी चाको और मारिया कार्मेल के घर हुआ था और उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर से बीकॉम की डिग्री पूरी की थी। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले योगी बाबू के बारे में जो कि इनका जन्म 22 जुलाई 1985 में हुआ था और यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता
और हास्य अभिनेता भी हैं, और जो कि तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं। और आनंद वेक्टन सिनेमा पुरस्कार विजेता जो कि 3 बार हुआ, और अंदन कतलाई 2016 और कोलामवी कोकिला 2018 और पेरुमल जो कि 2018 में अपने प्रदर्शन के बाद प्रसिद्धि के लिए आगे बढ़े। और बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, जिसमें बाबू के पिता भारतीय सेना में हवलदार थे, और इसलिए बाबू को एक बच्चे के रूप में बहुत यात्रा करनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू में पढ़ाई की थी। और बाबू में उनके पैतृक मंदिर में आयोजित एक अंतरंग समारोह में 5 फरवरी 2020 में मंजू भार्गवती से शादी कर ली और तिरुतानी में उपस्थित हुए। और बात करें इनके व्यवसाय के बारे में, जिसमें बाबू को पहली बार निर्देशक रामबाला ने देखा था, और जब वह कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला लल्लू सभा की शूटिंग के लिए एक दोस्त के साथ आए थे। और बाबू के अजीबो-गरीब जो कि लुक्स और फिजिक से प्रेरित होकर रामबाला ने पूछताछ की कि क्या बाबू अभिनेता बनना चाहते थे, और बाद में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में लिया गया। और बाबू ने श्रृंखला में एक सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया और 2 साल तक दृश्य लिखने में मदद की। और उन्होंने कहा कि मैं उनकी फीचर फिल्म शुरुआत की अमीर स्टारिंग योगी एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में जो कि 2009 को, और बाद में अपने मंच पर नाम के लिए एक उपसर्ग के रूप में इस फिल्म का नाम अनुकूलित रखा, और वह पहिया में गुंडे के रूप में दिखाई दिए। और बाद में वह सुंदर सी जो कि कल्पू जो कि 2012 में एक अदालत के रूप में अविश्वसनीय भूमिका दिखाई, और 2013 में वह यूनाई जो कि 2013 के साथ अपनी पहली विस्तृत कॉमेडी भूमिका में दिखाई दिए। और जबकि उन्होंने शाहरुख खान के साथ हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी अभिनय किया था। और इसके बाद वे एक कॉमेडी प्रतिद्वंदी के रूप में अपने प्रदर्शन की निम्नलिखित प्रसिद्ध प्राप्त की शिवकार्थिकेयन में जो कि मान कराटे जो कि 2014 और में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में यामिरुक्का में जो कि 2014 और 2015 में उन्होंने 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में काम किया। और काका मुत्तई जो कि 2015 और किरुमी 2015 में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा जीती। और 2016 में योगी बाबू का एक सफल वर्ष था जिसमें 20 फिल्में थीं, और उन्हें विजया सेतुपति के साथ आनंदवन जो कि कटलाई के 2016 में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली। और इसके बाद उनकी भूमिका कोलामवी कोकिला जो कि 2018 में हुई, और जहां नयनतारा के सामने उनका एक तरफा प्रेमी चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित था। और जबकि कल्याण वायसु गीत जो कि उनमें से उनकी हरकतों को वायरल किया गया था, और वह फिल्म पेरुमल जो कि 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं, और समीक्षकों द्वारा सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज की गई। और फिल्म समीक्षकों ने योगी बाबू की कॉमेडी और प्रदर्शन की प्रशंसा की, और उन्होंने पहली बार धर्मप्रभु 2019 में मुख्य भूमिका में काम किया, और जिसमें उन्होंने यंतमक की भूमिका निभाई। और उन्होंने गोरखा 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सैमंटन द्वारा लिखित और निर्देशित इस बंधक नाटक में बाबू एक सुरक्षा गार्ड नजर आते थे। और फिर बाबू अगले सुल्तान में नजर आएंगे जो कि बक्की राज कन्नक द्वारा
निर्देशित और सह कलाकार कार्ति और रमिष्का मंदाना और मारी सेल्वाराज निर्देशित, जो कि कर्ण 2021 में फिल्म में है। जो भी सुविधा होंगी और धनुष लाल नटराजन, सुब्रमण्यम, राजेश विजयन, गौर किशन और लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली के साथ नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले रोशनी प्रकाश के बारे में, जो कि इनका रोशनी प्रकाश एक अभिनेत्री हैं और यह जो कि एक मॉडल है और जो दक्षिणी भारतीय फिल्म उद्योग में काम करती हैं। और ये 2016 में फेमना मिस इंडिया साउथ की फाइनलिस्ट थी और 2016 में तेलुगु फिल्म सप्तगिरी एक्सप्रेस में फिल्म जगत में पदार्पण करने के बाद वह कन्नड़ फिल्म अजरामारा और कवलोदारी और 2019 में तमिल फिल्म जाड़ा में दिखाई दी। और फिर बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें अरोड़ा पावर के निर्देशन में बनी तेलुगु फिल्म सप्तगिरी, जो कि एक्सप्रेस से लेकर अगले ही साल अजरामारा और टाइगर गली के साथ सैंडलवुड में डेब्यू करने तक और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। और 2018 में विजय दुरई द्वारा निर्देशित माली के साथ कॉलीवुड में उनका प्रवेश भी, जो कुछ असाजिशे पर हमने ध्यान दिया। और रोशनी प्रकाश ने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और ऑस्ट्रेलिया में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए आवेदन किया। और इसी दौरान उन्हें कन्नड़ फिल्म कवलोदारी, जो कि 2019 में काम करने का अवसर मिला और समीक्षकों द्वारा सराही गई कन्नड़ विज्ञान कथा फिल्म मर्फी, जो कि 2024 में जन्नी के उनके किरदार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। और रोशनी प्रकाश को हाल ही में वनगन, जो कि 2025 में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली और अभिनेत्री ने दिग्गज निर्देशक बाला के साथ मिलकर काम किया, जो अभिनेताओं के करियर को बदलने के लिए जाने जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के रोल निभाने वाले निश्विका नायडू के बारे में, जो यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। और नायडू ने 2018 में आई फिल्म अम्मा आई लव यू से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्हें जेंटलमैन, जो कि 2020 और सकत 2021 और दिलपसंद, जो कि 2023 और कराटका दमनका, जो कि 2024 जैसी फिल्मों में व्यावसायिक सफलता मिली। और बात करेंगे प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें निश्विका का जन्म बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उन्होंने बेंगलोर के माउंट कार्मेल कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें नायडू, जो कि 2018 में चिरंजीवी सरजा के साथ फिल्म अम्मा आई लव यू से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो उनके करियर की सफलता साबित हुई। और अनीस तेजेश्वर के साथ वासु नाना पक्का करमशियल उनकी दूसरी फिल्म थी और उनकी अगली फिल्म श्रेयस के मंजू के साथ पड्डे हुली थी। और इसके बाद उन्होंने जदेश कुमार की फिल्म जेंटलमैन में प्रज्वल देवराज के साथ अभिनय किया और इस फिल्म में उन्होंने पहचान मिली और वह चंदन शेट्टी की संगीत वीडियो पार्टी फिक्र में भी नजर आईं। और ये 2021 में नायडू अपने निर्देशन की पहली फिल्म रामाजुर में अनीश तेजेश्वर के साथ फिर से जुड़े और नायडू की 2022 में 3 फिल्में रिलीज होंगी, जो योगराज भट्ट की गालिपता 2 और जादेशा की हम्पी की गुरु शिष्यारू और शिव तेजस की कृष्णा के साथ दिलपसंद, जो कि 2024 में शिव नायडू और राजकुमार और प्रभुदेवा के साथ
कराटम दमनका में दिखाई दिए। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले गुरु सोम सुंदरम के बारे में। हालांकि इनका जन्म बहुत पहले हुआ था और ये एक भारतीय अभिनेता हैं जो तमिल और मलयालम फिल्म उद्योगों में काम करते हैं और उन्होंने आड़े कांडम जो कि 2011 से अपने अभिनय की शुरुआत की और समीक्षकों द्वारा सराहे गए। और इसके बाद वह तमिल एक्शन फिल्म पांड्या नायडू जो कि 2013 में और जिंगरथंडा 2014 और जोकर 2016 में भी नजर आए। और उन्होंने 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली से सुपर विलेन सुब्बू की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्धि मिली। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें गुरु सोम सुंदरम का जन्म 3 सितंबर 1975 को हुआ था और उन्होंने प्रसिद्ध तमिल थिएटर समूह जो कि कुथुपी पटुराई में काम करना शुरू किया और जहां उन्होंने 2002 से 2011 तक नाटकों में अभिनय किया। और 2003 में निर्देशक श्यागराजन कुमारराजा ने उन्हें कुथुपी पटुरई के नाटक में चंद्रहरि की भूमिका निभाते हुए देखा और त्यागराजन ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में काम करने में अवसर दिया। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें 2018 में त्यागराजन ने सोमसुंदरम को अपनी नवनायर फिल्म अरण्यकांडम में शराबी कल्याण की भूमिका की पेशकश की और सोमसुंदरम ने फिल्म के लिए 7 किलोग्राम वजन कम किया और प्रशिक्षण लिया। और 2011 में रिलीज होने पर फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। और जबकि सोमसुंदरम के अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की और Rediff.com के आलोचक ने कलाकारों की टोली की प्रशंसा की, लेकिन आगे कहा कि श्रेष्ठ का श्रेय निस्संदेह गुरु सोम सुंदरम को जाता है और मुर्गे की लड़ाई पर उनकी अंधमयी हंसी जो अपने बेटे से उनकी दयनीय हड़बड़ाहट और लालच में उनका भोला भाला अभिनय देखने लायक है। और इसी तरह बिहाइंड हुड्स जो कि .com ने भी अभिनेता के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की और उनका अभिनय देखने के बाद निर्देशक मणिरत्नम ने उन्हें कदल जो कि 2013 में एक छोटी भूमिका के लिए साइन किया और कुथुपी पटुरई छोड़ने के लिए बाद उन्होंने एक स्वतंत्र थिएटर अभिनेता के रूप में दौरा किया। और ये शाहजू खालिद के कथन से प्रभावित होकर 5 सुंदरीकल जो कि 2013 में एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाकर मलयालम सिनेमा में कदम रखा और उसी वर्ष उन्हें सुसेंथिरन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म पांड्या नायडू में एक चरित्र भूमिका में देखा गया, जिसमें उन्होंने विशाल के किरदार के मारे गए भाई का किरदार निभाया था। और फीचर फिल्मों में जो कि बीच में उन्होंने लघु मुख फिल्म द लास्ट पैराडाइज में 15 साल बाद घर लौटे और वह एक कैदी का किरदार निभाया जो कि कार्तिक सुब्बाराज की गैंगस्टर फिल्म जिगरथंडा जो कि 2014 में एक अभिनय प्रशिक्षक के रूप में उनके प्रदर्शन की भी सराहना हुई और जहां उन्हें बॉबी सिम्हा द्वारा निभाए गए किरदार को अभिनय प्रशिक्षण देते हुए देखा गया। और सोमसुंदरम ने पहले थिएटर प्रदर्शनों के दौरान सिम्हा को वास्तविक जीवन में एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षित किया और उन्हें 2019 की तमिल फिल्म पेट्टा में एक जिला कलेक्टर की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, इसमें रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बेस्ट सीनों के बारे में। तो बात करते हैं सीन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हीरो की एंट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई जाती है, जिससे यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है।
तो बात करते हैं इसके सीन नंबर 1 के बारे में, जो कि मूवी का बेस्ट सीनों में से एक है। तो फिल्म की जो कि सबसे पहली खास बात है कि हीरो की एंट्री, ना कोई लंबी डायलॉग और ना कोई ज़्यादा शोर, बस उसकी आंखों में छुपा गुस्सा और चेहरे पर ठंड कॉन्फिडेंस, जो कि हीरो को जब पहली बार स्क्रीन पर आता हुआ दिखाया जाता है तो दर्शक समझ जाते हैं कि ये बंदा कुछ अलग है। और उसकी चाल, उसका बॉडी लैंग्वेज और बैकग्राउंड म्यूजिक और सब मिलकर एक बात साफ कर देते हैं कि ये किरदार कमज़ोर नहीं बल्कि तूफान है। और फिर दूसरे सीन की बात करें जिसमें सिस्टम से टकराव होता है, जो किसमें जहां हीरो का असली रूप सामने आता है और वे किसी गुंडे से नहीं, सीधे पावरफुल लोगों और सिस्टम से टकराता है। जो यह एक सीन में हीरो बड़े अधिकारियों के सामने बिना डरे बिना झुके सीधे बात करता हुआ दिखाया जाता है। और फिर यह लाइन जो कि ज़ोरदार बनती है, जब सच बोलने वाला अकेला होता है तो उसे गलत कहा जाता है, लेकिन जब वही आदमी लड़ने पर उतर आए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। जैसे यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और फिर बात करें इसके बेस्ट सीनों में से तीसरे नंबर की, जिसमें यह सिर्फ मार धाड़ वाली फिल्म नहीं और हीरो का यह दिमाग जो कि खेलता है, और फिर वो अपने दुश्मनों को सीधे मारने की जगह उन्हें उनकी ही चाल में फंसाता नज़र आता है। और फिर हर कदम में सोच समझ कर हर फैसला टाइमिंग के साथ, जो कि एक खान सीन में हीरो चुपचाप सबूत इकट्ठा करता है और आखिरी पल में पूरा खेल पलट देता है। और फिर यह सीन दिखाता है कि यह हीरो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि शातिर भी है, जो से लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और अब बात करें इसके सीन नंबर चौथे की, जो कि इस मूवी में सीन सभी में से बेस्ट सीन है, जिसमें अब तक के वो हिस्सा जिसके लिए तमिल सिनेमा जाना जाता है, जहां हीरो अकेला पूरे गुंडों के झुंड से भिड़ जाता हुआ नज़र दिखाया जाता है। और फिर कोई डर नहीं होता है, कोई पीछे हटना नहीं। और फिर हर पंच पर जो कि बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को सीट से बांध देता है, जो कि स्लो मोशन शूट होता है। फिर खून से सना चेहरा और आंखों से आग, जो कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वही इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है, जैसा कि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है। और यह सीन इन सीनों में से बेस्ट सीन है। और बात करें सीन नंबर 5वें की, जिसमें फिल्म की सबसे अच्छी बात यह होती है कि हीरो सिर्फ गुस्से का पुतला नहीं, और वो अपने अतीत को याद करता है जहाँ उसने सब कुछ खोया हुआ होता है। और फिर दिखाया जाता है कि यही दर्द उसे आज इतना मजबूत बनाता है। और फिर यही सीन हीरो को दर्शकों की से जोड़ता है। और बात करें इसके सीन नंबर 6 के बारे में, जिसमें मूवी के लास्ट एंड में दिखाया जाता है और लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि हीरो और असली दुश्मन आमने सामने होते हैं, और यह सीन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये सिर्फ लड़ाई नहीं होती बल्कि सच और झूठ और इंसाफ और ताकत की टक्कर होती है। और फिर हीरो को आखिरी डायलॉग पूरी फिल्म का सार बता देता है कि तू ताकत के दम पर राज करता है और मैं सच के दम पर। और फिर आज फैसला होगा कौन ज़्यादा मजबूत है। और इसके बाद होने वाली फाइट, जो कि फिल्म को सबसे दमदार हिस्सा बन जाती है। और अब बात करें इसके विलन की बेस्ट सीनों के बारे में, जिसमें विलन की एंट्री बहुत शांत होती है और डरावनी भी, जैसा कि दोस्तों इस मूवी में दिखाया जाता है। और फिर ना ज़्यादा डायलॉग होते हैं, ना ज़्यादा एक्शन दिखाया जाता है, और बस उसकी आंखों की ठंडक ही बता देती है कि ये आदमी कितना खतरनाक है। और फिर पहली झलक में वो साबित कर देता है कि ये आम गुंडा नहीं बल्कि पूरे शहर को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड है। और फिर कुछ लोग चिल्लाकर डर पैदा करते हैं और कुछ लोग खामोशी से पूरे शहर को हिला देते हैं। और बात करें विलन के सीन नंबर 2 में, जो कि इस मूवी के सीन्स की बेस्ट सीन है, जिसमें विलन हीरो से सीधा लड़ाई नहीं चाहता, वो हर चाल
सोच समझकर चलता है और वो पुलिस, नेता और मीडिया, क्योंकि तीनों को अपनी अंगुलियों पर नचाता है और हर क्राइम के पीछे उसका दिमाग छुपा होता है। और फिर एक खास सीन में विलन, जो कि बिना हथियार उठाए सिर्फ शब्दों से एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। और फिर यहीं से दर्शक समझ जाते हैं कि असली खतरा किसका दिमाग है। और बात करें इसके सीन नंबर 4 के बारे में, जिसमें विलन का क्रूर रूप दिखाया जाता है, जहां विलन का असली चेहरा सामने आता है, जो उसके खिलाफ जाता है और उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। और यह एक सीन में जो कि वो अपने ही अंदर के सबके सामने सजा देता है, ताकि डर पूरे नेटवर्क में फैल जाए। और राज करने के लिए हथियार नहीं, डर चाहिए। और विलन डर फैलाने में माहिर होता है। और ये सीन साबित करता है कि विलन सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि बेहद निर्दयी भी है। और बात करें इसके सीन नंबर विलन की, इसमें विलन का सबसे बेस्ट सीन दिखाया जाता है। इसमें हीरो और विलन की पहली सीधी भिड़ंत, जो कि मारपीट से नहीं होती हुई दिखाई जाती है, और फिर बल्कि शब्द से होती है। और फिर दोनों के बीच होने वाली बातचीत पूरे फिल्म का टर्निंग पॉइंट पर, क्योंकि विलन हीरो को उकसाता है और उसके जख्म कुदरता है और उसके अतीत पर वार करता है। और अगर आप लोगों ने यह मूवी अभी तक नहीं देखी तो आपको यह मूवी ज़रूर वॉचिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह मूवी पसंद आती है। और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स और रोमांस कम और एक्शन ज़्यादा दिखाया गया है। तो आपको यह मूवी ज़रूर वॉचिंग करनी चाहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मूवी के साउंड ट्रैक यानी कि संगीत के बारे में, जिसमें बी अजनीश लोकनाथ को फिल्म के संगीतकार के रूप में श्रेय दिया जाता है। और फिल्म से जुड़ा पहला गाना कई मीडिया आउटलेट्स में प्रसारित हुआ है, जिसमें इसमें रिलीज शेड्यूल और दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रिया का उल्लेख किया गया था। और ये सभी गीतों के बोल अनूप भंडारी द्वारा लिखे गए हैं। और बात करें इसके विपणन के बारे में, जिसमें टीजर विवरण और शीर्षक संबंधी अपडेट टाइम्स ऑफ इंडिया, वन इंडिया पब्लिक टीवी और जूम टीवी सहित कई आउटलेट्स द्वारा प्रसारित किए गए हैं। और कवरेज में आमतौर पर फिल्म की घोषणा, कलाकारों के विवरणों और निर्धारित रिलीज तिथि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस की, जिसमें फिल्म निर्माताओं ने पहले सप्ताह के अंत में कुल 35 करोड़ की कमाई की घोषणा की, जबकि व्यापार जगत का अनुमान 4 दिनों में 21 करोड़ और 5 दिनों में 35 करोड़ की शुद्ध कमाई का था। और पहले सप्ताह की कुल कमाई 40 करोड़ बताई गई और फिल्म ने दूसरे सप्ताह के अंत तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। और बताया गया कि फिल्म ने दूसरे सप्ताह के अंत तक 51.30 करोड़ की कमाई की थी। और बात करें इसके आलोचनात्मक प्रतिक्रिया की, जिसमें इंडिया टुडे के संजय पोनप्पा ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा कि मार्क क्रिसमस के लिए सुदीप की एक और मनोरंजक फिल्म है, और यह अपने एक्शन और जासूसी थ्रिलर जो कि तत्वों के माध्यम से दर्शकों को लुभाती है। हालांकि फिल्म में कुछ कमियां हैं, लेकिन सिनेमाघरों में मनोरंजन की तलाश करने वालों के लिए सुदीप का स्वैग इन कमियों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। और टाइम्स नाउ की निराली कनाबर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हुए लिखा कि कुल मिलाकर मार्क एक दमदार एक्शन थ्रिलर है, जो जानती हैं कि क्या बनाना चाहती हैं। और निर्देशक विजय कार्तिकेय ने बेहतरीन एक्शन दृश्यों और प्रभावशाली भावनात्मक दृश्यों से भरपूर एक आकर्षक कहानी प्रस्तुत की है। और किच्चा सुदीप की बात करें तो अभिनेता शानदार फॉर्म में हैं और वे अपने स्वैग और तीव्रता से स्क्रीन पर छा जाते हैं। और प्रभावशाली संगीत और सटीक संपादन से सजी यह फिल्म एक संतोषजनक थिएटर अनुभव प्रदान करती है। और कुल मिलाकर एक्शन थ्रिलर देखने के शौकीनों के लिए
मार्क क्रिसमस पर देखने लायक फिल्म है। और द इंडिया एक्सप्रेस के स्वरूप कोडुर ने इसे 5 में से 2.5 स्टार देते हुए लिखा कि विजय कार्तिकेय की बोमेल कहानी का घटिया निर्देशन सुदीप और कई अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए बहुत काम साबित हुआ है। और OTT प्ले की प्रतिभा जाय ने इसे 5 में से 2 स्टार देते हुए लिखा कि मार्क मैक्स के तर्ज पर बनी एक और फिल्म है, हालांकि यह उतनी मज़ेदार, मनोरंजक या रोमांचक नहीं है। और विजय का शैली पर अधिकार जोर देने, जो कि एक नाकाम कोशिश है, और भारी उम्मीदों के बावजूद मार्क बेहद निराशाजनक साबित हुई। और द हिंदू के विवेक MV ने लिखा कि कुछ स्टाइलिश दृश्यों और कुछ आकर्षक डांस नंबरों के साथ सुदीप अभिनीत और विजय कार्तिकेय द्वारा निर्देशित मार्क एक रोमांचक थ्रिलर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः एक यादगार अनुभव देने में नाकाम रहती है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी की ढालना की, यानी कि इस मूवी में किसने किसका रोल निभाया है। तो सुदीप ACP जो अजय मार्कंडे जो मार्क के रूप में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और साइन टॉम चाको जो आदिवासी के रूप में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और नवीन चंद्र जो भद्रा के रूप में अपना किरदार निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और विक्रांत रुद्र के रूप में अपने किरदार को निभाते हुए इस मूवी में आपको नजर आते हैं, और योगी बाबू जो सोलोमन के रूप में अपना रोल निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और गुरु सोम सुंदरम जो स्टीफन राज के रूप में अपना किरदार अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और निश्विका नायडू जो एक कैमियो भूमिका निभाते हुए अपने रोल को इस मूवी में नजर आती हैं, और रोशनी प्रकाश जो संजना के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आती हैं, और GM कुमार जो कि भद्र जो कि रुद्र के पिता के रूप में अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं, और सुब्बू पंचू जो अशोक भद्रा के चाचा के रूप में अपने रोल को निभाते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और इस मूवी में कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि अपने अपने किरदार को इस मूवी में अदा करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि दीपशिका, गोपाल कृष्ण देशपांडे, देवगिल, अर्चना कोटिके, प्रताप नारायण, ड्रैगन मंजू, सत्या SK, महंतेश हिरेमठ, जो ये सब अपने अपने किरदार को अदा करते हुए इस मूवी में नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी की उत्पादन के बारे में, जिसमें इस परियोजना की सार्वजनिक घोषणा सन 2025 में की गई थी, और ये शुरुआती रिपोर्टों में फिल्म को आधिकारिक शीर्ष मार्क घोषित किए जाने से पहले एक अस्थायी शीर्षक से संबंधित किया गया था, और शीर्षक के अनावरण को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मनोरंजन मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया था, जिनमें से कई इसकी नियोजित रिलीज और निर्माण पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रकाशित किया गया था। और शेखर चंद्र छायाकार और SR गणेश बाबू संपादक हैं, और B अजनीश लोकनाथ संगीत निर्देशक हैं, और प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो कि शिव कुमार जी द्वारा किया गया है, और इसमें व्यापक स्टंट कोरियोग्राफी और VFX कार्य शामिल हैं, और तमिल अभिनेताओं वाले दृश्यों को साथ ही साथ तमिल में फिर से फिल्माया गया है, और सुदीप ने तमिल संस्करण में अपनी भूमिका के लिए डबिंग भी की है। और बात करें इसके फिल्माने के बारे में, जिसमें प्रेस सूत्रों के अनुसार मुख्य फोटोग्राफी सन 2025 तक चली, और उदयवानी और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फिल्मांकन नवंबर सन 2025 में समाप्त हो गया, जो सन 2025 के अंत में रिलीज के प्रोडक्शन के लक्ष्य के अनुरूप होता है। और मार्क सन 2025 में रिलीज हुई एक भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और लेखन विजय कार्तिकेय ने किया है, और इसका निर्माण सत्य ज्योति फिल्म्स और किच्चा क्रिएशंस ने
संयुक्त रूप से किया है और फिल्म के कलाकारों में सुदीपा शामिल हैं, जो विजय के साथ उनकी सफल, जो कि सन 2024 फिल्म मैक्स के बाद दूसरा सहयोग है, और साथ ही नवीन चंद्र, साइन राम चाकू और विक्रांत, रोशनी प्रकाश, गुरु सोम सुंदरम, योगी बाबू और देवशिका और ड्रैगन मंजू, गोपाल कृष्ण देश पांडे और निश्विका नायडू भी इसमें शामिल हैं। और बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशक कौन है और इस मूवी को उत्पादित किसने किया है और इस मूवी की अभिनीतकर्ता कौन है और इस मूवी का छायांकन किसने किया है। तो इस मूवी के निर्देशक करता है विजय कार्तिकेय और इस मूवी को लिखा है विजय कार्तिकेय और उत्पादित किया इस मूवी को टीजी त्यागराजन, सुदीपा, सेंधिल त्यागराजन, अर्जुन त्यागराजन और अभिनीत किया इस मूवी को सुदीपा और छायांकन किया इस मूवी का शेखर चंद्र और संपादित किया इस मूवी को SR गणेश बाबू और संगीत दिया इस मूवी में बी अजनीश लोकनाथ। और इस मूवी की जो उत्पादन कंपनियां हैं वह सत्य ज्योतिष फिल्म्स और किच्चा फिल्म क्रिएशंस है। और बात करें इसके रिलीज़ की, जो कि इस मूवी की रिलीज़ डेट है वह 25 दिसंबर सन 2025 को यह मूवी रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी की जो भाषा है वह कन्नड़ यानी कि तमिल है। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें जो कि 51.30 करोड़ के आसपास है। और यह फिल्म की मुख्य शूटिंग जुलाई सन 2025 की शुरुआत में शुरू हुई और लगभग 110 दिनों में पूरी हो गई। और शूटिंग बेंगलुरु के कनकपुरा रोड और कर्नाटक के कई अन्य स्थानों पर हुई। और विजुअल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग सहित पोस्ट प्रोडक्शन का काम नवंबर जो कि सन 2025 के मध्य तक पूरा हो गया। और फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 7 दिसंबर सन 2025 को जारी किया गया। और क्रिसमस के मौसम का लाभ उठाने के लिए फिल्म को 25 दिसंबर सन 2025 को पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया था। और इसे कन्नड़ में आंशिक रूप से पुनः फिल्माए गए तमिल संस्करण और तेलुगु, मलयालम और हिंदी में डब किए गए संस्करणों के साथ एक साथ रिलीज़ किया गया था। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कथानक की, यानी कि इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जे मार्कंडे, जिन्हें मार्क किच्चा सुदीपा के नाम से जाना जाता है, और बेंगलुरु में निलंबित पुलिस अधीक्षक हैं। और वह एक भ्रष्ट राजनेता से झड़प के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। और कर्नाटक में हिंसा की नई घटनाओं को घटित होने पर उनके जीवन में नाटकीय मोड़ आता है, जो कोल्हापुर में हुए एक क्रूर सामूहिक हत्याकांड से भद्रा नाम के एक गैंगस्टर का परिचय होता है, जिसका गुस्सा उसके भाई के भाग जाने से उपजा है। और इसी बीच मार्क बेंगलुरु में कुछ पुलिसकर्मियों को गुंडों से बचाता है, जिसके चलते उसे वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ता है, जैसा कि दोस्तों मूवी की स्टोरी के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि जांच तब और गहरी हो जाती है जब मार्क की मां पर चाकू से हमला किया जाता है और उनकी देखभाल करने वाली की बच्ची अर्चना का अपहरण कर लिया जाता है। और वह एक बड़े पैमाने पर चल रहे बाल अपहरण रैकेट पर पर्दाफाश करता है, जिसमें लगभग 20 बच्चे लापता हैं। और जैसे जैसे मार्क समय के साथ संघर्ष करता है और एक राजनीतिक साजिश का खुलासा होता है। और जब मुख्यमंत्री की उनके बेटे आदि केशव, जो कि साइंटाम चाकू द्वारा अस्पताल में हत्या कर दी जाती है, जो सत्ता हथियाने के लिए उनकी हत्या करता है। और ड्रग माफिया, जो बाल तस्करी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच का गठजोड़ स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि दोस्तों मूवी की आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है। और फिर आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है कि मार्क को भद्रा के गिरोह से लड़ते हुए वो अपहत बच्चों को बचाते हुए अपने ही साथियों के बीच विश्वासघात का सामना करना पड़ता है।
और फिर एक रोमांचक क्लाइमैक्स यानी कि मूवी के लास्ट भाग में दिखाया जाता है कि वह आदि केशव का पर्दाफाश करता है और आपराधिक गिरोह का सफाया करके कानून बहाल करता है और अपना नाम साफ करता है और कहानी मात्र 36 घंटों के भीतर घटित होती है, जिसमें गहन एक्शन, भावनात्मक दांव-पेच और राजनीतिक षड्यंत्र का मिश्रण होता है, जैसा कि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के संदर्भ के बारे में, यानी कि इस मूवी के संदर्भ नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें किच्चा सुदीपा मार्क के साथ वापसी कर रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया 9 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर दूसरे के बारे में, जिसमें फिल्म मार्क के शीर्षक और रिलीज विवरण की पुष्टि हो गई और जूम टीवी 10 नवंबर 2025 जो कि 28 नवंबर 2025 को प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर तीसरे के बारे में, जिसमें किच्चा सुदीप की मार्क शीर्षक घोषणा की सूचना न्यूज़ 18 जो कि कन्नड़ में 16 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर चौथे की, जिसमें मार्क टीजर शीर्षक के अनावरण की कवरेज जो कि वन इंडिया 7 नवंबर 2025 को और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 5वें के बारे में, जिसमें किच्चा सुदीपा की K47 का शीर्षक मार्क है और इंडिया टीवी न्यूज़ जो कि 2 सितंबर 2025 को और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया था। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 6 की, जिसमें पब्लिक टीवी ने मार्क के टीजर रिलीज की रिपोर्ट दी और पब्लिक जो कि टीवी कन्नड़ 5 नवंबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया था। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 7वें के बारे में, जिसमें मार्क की शूटिंग पूरी हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया जो 13 नवंबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और बात करें इसके संदर्भ नंबर 8वें की, जिसमें उदयवानी ने फिल्मांकन पूरा होने की सूचना दी और उदयवानी जो 14 नवंबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और अब बात कर लेते हैं इसके संदर्भ नंबर 9 के बारे में, जिसमें मार्क के गानों की रिलीज पर रिपोर्ट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अक्टूबर 2025 को निर्धारित हुआ और 28 नवंबर 2025 को पुनः प्राप्त किया गया। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के हीरो सुदीप के बारे में, जो कि इनका पूरा नाम सुदीप संजीव है और इनका जन्म 2 सितंबर 1971 में हुआ था और इन्हें लोग सुदीपा के नाम से भी जानते हैं। और यह एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता और पटकथा लेखक, गायक और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता हैं, जो मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और उन्होंने हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है और वे कन्नड़ फिल्मों के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। और ये सन 2013 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी छवि सूची में भी शामिल हैं और उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 1 नंदी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और ये सुदीपा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत थायवा जो कि 1997 और प्रत्यार्था 1999 में सहायक भूमिका से की थी। और इनके बाद करीब प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें सुदीप का जन्म 2 सितंबर 1971 को संजीव मजप्पा और सरोजा के घर वर्तमान कर्नाटक के शिमोगा जिले में हुआ था और उनका परिवार चिमकमगलूर जिले के नरसिम्हाराजपुर से शिमोगा में आकर बस गया था और उन्होंने बेंगलोर के दयानंद सागर और इंजीनियरिंग कॉलेज के औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग में
स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उन्होंने कॉलेज की ओर से अंडर 70 क्रिकेट में प्रतिनिधित्व की और उन्होंने मुंबई के रोशन तनेजा अभिनय स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी शर्म पर काबू पाया। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें सुदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत थाव्या जो कि 1997 से की और इसके बाद उन्होंने सुनील कुमार देसाई द्वारा निर्देशित प्रत्यार्थ में सहायक भूमिका और उसी निर्देशक की फिल्म स्पर्श में मुख्य भूमिका निभाई और 2001 में हुच्चा में एक भूमिका ने उन्हें पहली बार बड़ी पहचान दिलाई। और फिर 2008 में उन्होंने फूंक से बॉलीवुड में पदार्पण किया और उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्मों रण फूंको जो कि 2 और रक्त चरित में भी अभिनय किया और वीरा परम्पारे जो कि 2010 से शुरू करते हुए उन्होंने एस नारायण की सलाह पर अपना स्टेज नाम सुदीप से बदलकर सुदीपा कर लिया और उन्होंने फिल्म की सफलता के बाद नाम को बनाए रखने का फैसला किया और उनके बाद फिल्में केम्पे गोंडा और विष्णुवर्धन जो कि 2011 भी सफल रही और सुदीपा ने 2012 में एस राजमौली की फिल्म ईगा से तेलुगु सिनेमा में पदार्पण किया और यह एक काल्पनिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक उद्योगपति की भूमिका निभाई थी जो एक एनजीओ कार्यकर्ता जो कि समानता रूप प्रभु द्वारा अभिनीत और इसके प्यार में पड़कर उसके कथित प्रेमी की हत्या कर देता है जो एक मक्खी के रूप में उसे परेशान करने लगता है। और फिल्म और सुदीपा के अभिनय की खूब सराहना हुई और 2013 में बच्चन और वारदानायका रिलीज हुई जो कि उनकी अगली फिल्म मणिक्य नामक एक ड्रामा थी जिसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। और यह तेलुगु फिल्म मिर्ची जो कि 2013 का रीमेक थी जो एक बड़ी हिट साबित हुई और 2015 में उन्होंने रन्ना में अभिनय किया और जो तेलुगु फिल्म अंतरिक्की दरेदी की रीमेक थी और यह फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर थी और उन्होंने एस राजमौली द्वारा निर्देशित बाहुबली द बिगिनिंग में एक फारसी हथियार व्यापारी के रूप में कैमियो भूमिका निभाई है जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। और वह अक्सर अपनी स्क्रीन भूमिकाओं में गाते हैं जिनमें वैली 2001, चंदू 2002 और रंगा SSLC जो कि 2004 और नल्ला जो कि 2004 और शांति निवास जो कि 2007 और वीरा मदकारी 2009 में और कैंप गोंडा जो कि 2011 में और बच्चन 2013 में और मडयाचे टू मुंबई जो कि 2014 और रिंग रोड जैसी अन्य फिल्मों के लिए भी शामिल हैं और सुबह जो कि 2014 और रातें 2015 में आई थी। और ये 2019 में सुदीपा हिंदी फिल्म दबंग 3 में नजर आए जहां उन्होंने सलमान खान के चुलबुल पांडे के कट्टर दुश्मन की भूमिका निभाई और उन्होंने सईर नरसिम्हा रेड्डी में आउकू राजू की भूमिका भी निभाई। और सुदीपा की अगली फिल्म विक्रांत रोना अनूप भंडारी द्वारा निर्देशित और फिर निरूप भंडारी और नीता अशोक जो मुख्य भूमिका में थे और उन्होंने उपेंद्र अभिनीत फिल्म कब्जा में सहायक भूमिका निभाई। और सुदीपा ने फिल्म उद्योग में अपने 26 वर्ष पूरे किए। और बात करें इनके निर्देशक और निर्माता के बारे में, जिसमें सुदीपा की निर्देशन में बनी पहली फिल्म 2006 में आई और मई ऑटोग्राफ थी जो 175 दिन तक चली और व्यावसायिक रूप से सफल रही। और अब तक उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन किया जैसे नवंबर 73 और शांति निवास, वीरा मदकारी, जस्ट, माथ मतली, कैंपे गोंडा और माणिक्या। उन्होंने जस्ट माथम मतली की पाठ कथा भी लिखी थी और वह किच्चा क्रिएशन नाम की एक
फिल्म निर्माण कंपनी के मालिक हैं और जिसका श्रेयमयी ऑटोग्राफ 2006 नवंबर 73 जो कि शांति निवास 2007 और जिगर ठंडा जो कि 2016 और माणिक्य 2013 और अम्बिनिंग वायसआयटो जो कि 2019 को दिया जाता है। और बात कर लेते हैं इनके निजी जीवन के बारे में, जिसमें सुदीपा कर्नाटक बुलडोजर्स क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में प्रतिस्पर्धा करती है। और सुदीपा की मुलाकात 2000 में बेंगलोर में मलयाली प्रिय राधाकृष्णन से हुई और उन्होंने 2001 में शादी कर ली। और प्रिया ने शादी से पहले एक एयरलाइन कंपनी और फिर एक बैंक में काम किया और उनकी इकलौती बेटी सानवी का जन्म जो कि 2004 में हुआ। और 2013 में सुदीपा ने स्टेज जो कि 360 डिग्री नामक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की जिसमें उनकी पत्नी ने सक्रिय रूप से भाग लिया और दंपत सितंबर 2015 में अलग हो गए और बाद में उनका सुलह हो गया। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के नवीन चंद्रा के बारे में, जिसने कि इस मूवी में रोल निभाया है। तो इनका जन्म 2 दिसंबर 1988 को हुआ था और यह एक भारतीय अभिनेता है जो तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। और संभावी युगे जो कि 2006 से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्हें अंधाला राक्षसी जो कि 2012 से पहचान मिली और वे मुख्य और सहायक दोनों भूमिकाओं में दिखाई देते रहे। और त्रिपुरा जो कि 2015, नैनू लोकल जो कि 2017 और भानुमति और रामकृष्ण जो कि 2020 में और जिगर ठंडा XX जो कि 2023 और 11 जो कि 2025 में उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें नवीन चंद्र का जन्म तेलंगाना के सिकंदराबाद में जो कि तमिल भाषी परिवार में हुआ था और उनके माता पिता दोनों तमिल हैं और उनके पिता KSRTC में मुख्य मैकेनिक हैं और बेंगलुरु कर्नाटक के निवासी हैं। और जबकि उनकी माता सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना की निवासी हैं, उनका परिवार बाद में बल्लारी कर्नाटक चला गया जहां उनका पालन पोषण हुआ। और चंद्र ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और फिल्मों के कदम रखने से पहले मल्टीमीडिया एनिमेटर के रूप में काम किया। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें चंद्र ने 2006 में अंजी के मंच नाम से फिल्म संभवामी युगे युगे से तेलुगु जो कि सिनेमा में पदार्पण किया और बाद में चांदू के मंच नाम से फिल्म जो कि कल्याणम में अभिनय किया। और चंद्र ने प्रदीप के मंच नाम से तमिल फिल्म भजानयप्पा कल्लोरी से नायक के रूप में पदार्पण किया। और उनकी अगली तमिल फिल्म आगृथी जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हुई। और 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अंधाला राक्षसी में अभिनय किया और जिसमें सूर्या की भूमिका में उनके प्रदर्शन के लिए दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिली। और उन्होंने 2012 में पायल घोष के साथ तमिल फिल्म थेरोडम वीडियले की शूटिंग की जो कभी रिलीज नहीं हुई थी। और द्विभाषीय फिल्म दलम में चंद्र ने एक पूरी नक्सली की भूमिका निभाई जो सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष करता है। और सत्यशिव की फिल्म शिवप्पू में अपने किरदार के लिए उन्होंने अपने दोस्त की निर्माण कंपनी में 2 सप्ताह तक एक मजदूर के रूप में गुप्त रूप से रहकर काम किया था ताकि वे अपने चरित्र में पूरी तरह ढल सकें। और यह फिल्म भी 2014 में रिलीज हुई थी और उन्हें तमिल फिल्म ब्राह्मण में दूसरे मुख्य कलाकार के रूप में भी चुना गया था। और उन्हें निर्माता
सीवी कुमार की फिल्म सरभम में मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया था और इसके बाद वे नरेंद्र नाथ के निर्देशन में बनी फिल्म मिस इंडिया में दिखाई दिए, जिसमें कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिकाओं में थीं और उनकी फिल्में अ मंथ ऑफ मधु और जिगरथंडा XX जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। और बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, जिसमें नवीन चंद्र का विवाह ओरमा से हुआ है जो एक मलयाली हैं और उनके एक बेटे हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले शाइन टॉम चाको के बारे में, जो कि इनका जन्म 15 सितंबर 1983 को हुआ था और यह एक भारतीय अभिनेता और पूर्व सहायक निर्देशक हैं जो मलयाली सिनेमा में काम करते हैं और लगभग 9 वर्षों तक निर्देशक कमल के सहायक रूप में काम करने के बाद उन्होंने फिल्म गदमा के माध्यम से अभिनय में कदम रखा और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक की भूमिकाएं निभाई, जिनमें ई अथुता, कलथू चैप्टर, अन्यानम, रसूलम, मसाला रिपब्लिक और जिगरथंडा XX शामिल हैं। और उन्होंने बनु एस कलाडी के निर्देशन में शरीर की अदला बदली पर आधारित फैंटेसी कॉमेडी फिल्म इतिहास जो कि सन 2014 में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई और विवेक नंदन विरलानु उनकी 6वीं फिल्म है। और बात करें इनके करियर के बारे में, हालांकि इनकी शुरुआत के बारे में, जो कि शाइन ने 2000 के दशक की शुरुआत में कमल के साथ सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर से बीकॉम की डिग्री पूरी की और उन्होंने कमल के साथ करीब 10 साल काम किया और इस दौरान शाइन ने कमल द्वारा निर्देशित 2002 की फिल्म नम्मल में एक बस में बैठे आदमी के दृश्य में अपना चेहरा दिखाया और 2011 में शाइन ने कमल की फिल्म गदमा से अभिनय की शुरुआत की और फिल्म में उन्होंने एक आप्रवासी की भूमिका निभाई जिसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गुलामों की तरह प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। और उन्होंने सुनील इब्राहिम की फिल्म चैप्टर 2012 में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और शाइन ने तमिल फिल्म में अपनी शुरुआत एक्शन ड्रामा राजू की बीस्ट से की, जिसमें विजय अभिनेता और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में थे। और अब बात कर लेते हैं इनकी आजीविका के बारे में, जिसमें शाइन ने अपने करियर की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में कमल के सहायक निर्देशक के रूप में की थी और उन्होंने कमल के साथ लगभग 10 वर्षों तक काम किया और इसके दौरान वह निर्देशित 2002 की फिल्म नम्मल में एक बस में बैठे व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए थे। और फिर ये फिल्म इश्क जो कि 2019 में शाइन के खिलाफ खलनायक अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की। हालांकि फिल्म को ज़्यादातर समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षाएं मिली थीं और उन्होंने अलविन का किरदार अभिनय जो कि एक दंपति की निजता में दखल लेने वाला नैतिक पुलिस वाला था और द हिंदू ने अलविन को दशक के मलयालम सिनेमा के सबसे घृणित खलनायक किरदारों में से एक बताया था और उन्होंने फैंटेसी कॉमेडी मास्क में मुख्य भूमिका निभाई जो शारीरिक पलने के विषय पर आधारित थी। और यह खालिद रहमान की ब्लैक कॉमेडी उंडा जो कि 2009-19 में शाइन के अभिनय की भी प्रशंसा हुई और ये कुछ समीक्षकों ने उंडा को दशक की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्मों में से एक बताया। और ये 2020 में शाइन ने भूमिले मनोहर सक्कारम्य और मनियारायरियले जो कि अशोकन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और उसी वर्ष उन्होंने खालिद रहमान की थ्रिलर फिल्म लव में मुख्य भूमिका निभाई जिसे मिली जुली समीक्षाएं भी मिली।
और यह फिल्म भारत में 29 जनवरी 2021 को देर से रिलीज हुई और 2021 में उन्होंने ऑपरेशन जावा और उल्फ में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और दोनों फिल्मों को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उन्होंने अनुग्रहथन में एंटनी में भी एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई और पृथ्वीराज सुकुमारन, रोशन मैथ्यू और अन्य अभिनीत नवीनतम ओटीटी रिलीज कुर्थी में भी शाइन की एक उल्लेखनीय भूमिका है और क्रूप जो कि 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें समीक्षकों की प्रशंसा और दर्शकों की सराहना मिली और ये 2022 में वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वेइल भीष्म परम और पदा में दिखाई दिए और शाइन ने 2022 में विजय और पूंजा हेगड़े अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म बीट से तमिल सिनेमा में पदार्पण किया और यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक की कमाई की और शाइन ने 2023 में एक्शन ड्रामा फिल्म दशहरा से तेलुगु सिनेमा में पदार्पण किया जिसमें नानी और कार्तिक सुरेश मुख्य भूमिकाओं में थे। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जिसमें साइन टॉम चाको का जन्म 15 सितंबर 1983 को त्रिशूर केरल में सीपी चाको और मारिया कार्मेल के घर हुआ था और उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर से बीकॉम की डिग्री पूरी की थी। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले योगी बाबू के बारे में जो कि इनका जन्म 22 जुलाई 1985 में हुआ था और यह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और हास्य अभिनेता भी हैं और जो कि तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई देते हैं और आनंद विक्टन सिनेमा पुरस्कार विजेता जो कि 3 बार हुआ और अंदन कतलाई 2016 और कोलामवी कोकिला 2018 और पेरुमल जो कि 2018 में अपने प्रदर्शन के बाद प्रसिद्धि के लिए आगे बढ़े। और बात करें इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जिसमें बाबू के पिता भारतीय सेना में हवलदार थे और इसलिए बाबू को एक बच्चे के रूप में बहुत यात्रा करनी पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू में पढ़ाई की थी और बाबू में उनके पैतृक मंदिर में आयोजित एक अतरंग समारोह में 5 फरवरी 2020 में मंजू भार्गवती से शादी कर ली और तिरुतानी में उपस्थित हुए। और बात करें इनके व्यवसाय के बारे में जिसमें बाबू को पहली बार निर्देशक राम बाला ने देखा था और जब वह कॉमेडी टेलीविज़न श्रृंखला लल्लू सभा की शूटिंग के लिए एक दोस्त के साथ आए थे और बाबू के अजीबो गरीब जो कि लुक्स और फिजिक से प्रेरित होकर राम बाला ने पूछताछ की कि क्या बाबू अभिनेता बनना चाहते थे और बाद में उन्हें एक जूनियर कलाकार के रूप में लिया गया और बाबू ने श्रृंखला में एक सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया और 2 साल तक दृश्य लिखने में मदद की और उन्होंने कहा कि मैं उनकी फीचर फिल्म शुरुआत की अमीर स्टारिंग योगी एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में जो कि 2009 को और बाद में अपने मंच पर नाम के लिए एक उपसर्ग के रूप में इस फिल्म का नाम अनुकूलित रखा और वह पाया में गुंडे के रूप में दिखाई दिए और बाद में वह सुंदर सी जो कि कल्पू जो कि 2012 में एक अदालत के रूप में अविश्वसनीय भूमिका दिखाई और 2013 में वह यूनाई जो कि 2013 के साथ अपनी पहली विस्तृत कॉमेडी भूमिका में दिखाई दिए और जबकि उन्होंने शाहरुख खान के साथ हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी अभिनय किया था और इसके बाद वे एक कॉमेडी प्रतिद्वंदी के रूप में अपने प्रदर्शन की निम्नलिखित प्रसिद्ध प्राप्त की शिवकार्थिकेयन
में जो कि मान कराटे जो कि 2014 और में भयानक हास्य अभिनेता के रूप में, या मेरुक्का में जो कि 2014 और 2015 में उन्होंने 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में काम किया, और काका मुत्तई जो कि 2015 और किरुमी 2015 में अपने काम के लिए सकारात्मक समीक्षा जीती, और 2016 में योगी बाबू का एक सफल वर्ष था जिसमें 20 फिल्में थीं, और उन्हें विजया सेतुपति के साथ आनंदवन जो कि कटलई के 2016 में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली, और इसके बाद उनकी भूमिका कोलामुवी कोकिला जो कि 2018 में हुई, और जहां नयनतारा के सामने उनका एक तरफा प्रेमी चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित था, और जबकि कल्याण वायसु गीत जो कि उनमें से उनकी हरकतों को वायरल किया गया था, और वह फिल्म पेरियारुम पेरुमल जो कि 2018 में सहायक किरदार के रूप में दिखाई देते हैं, और समीक्षकों द्वारा सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज की गई। और फिल्म समीक्षकों ने योगी बाबू की कॉमेडी और प्रदर्शन की प्रशंसा की, और उन्होंने पहली बार धर्मप्रभु 2019 में मुख्य भूमिका में काम किया, और जिसमें उन्होंने यंतमक की भूमिका निभाई, और उन्होंने गोरखा 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सैमंटन द्वारा लिखित और निर्देशित इस बंधक नाटक में बाबू एक सुरक्षा गार्ड नजर आते थे। और फिर बाबू अगले सुल्तान में नजर आएंगे जो कि बक्कीराज कन्नक द्वारा निर्देशित और सह कलाकार कार्ति और रमिष्का मंदाना और मारी सेल्वाराज निर्देशित जो कि कर्ण 2021 में फिल्म में है, जो भी सुविधा होंगी, और धनुष लाल नटराजन, सुब्रमण्यम, राजेश विजयन, गौर किशन और लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली के साथ नजर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले रोशनी प्रकाश के बारे में, जो कि इनका रोशनी प्रकाश एक अभिनेत्री हैं, और यह जो कि एक मॉडल है, और जो दक्षिणी भारतीय फिल्म उद्योग में काम करती हैं, और ये 2016 में फेमिना मिस इंडिया साउथ की फाइनलिस्ट थी, और 2016 में तेलुगु फिल्म सप्तगिरी एक्सप्रेस में फिल्म जगत में पदार्पण करने के बाद वह कन्नड़ फिल्म अजरामारा और कवलोदारी और 2019 में तमिल फिल्म जाड़ा में दिखाई दी। और फिर बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें अरुणा पावर के निर्देशन में बनी तेलुगु फिल्म सप्तगिरी जो कि एक्सप्रेस से लेकर अगले ही साल अजरामारा और टाइगर गली के साथ सैंडलवुड में डेब्यू करने तक, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। और 2018 में विजय दुरई द्वारा निर्देशित ए माली के साथ कॉलीवुड में उनका प्रवेश भी जो कुछ ऐसा जिससे पर हमने ध्यान दिया। और रोशनी प्रकाश ने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और ऑस्ट्रेलिया में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए आवेदन किया, और इसी दौरान उन्हें कन्नड़ फिल्म कवलोदारी जो कि 2019 में काम करने का अवसर मिला, और समीक्षकों द्वारा सराही गई कन्नड़ विज्ञान कथा फिल्म मर्फी जो कि 2024 में जन्नी के उनके किरदार ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। और रोशनी प्रकाश को हाल ही में वनगन जो कि 2025 में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली, और अभिनेत्री ने दिग्गज निर्देशक बाला के साथ मिलकर काम किया, जो अभिनेताओं के करियर को बदलने के लिए जाने जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के रोल निभाने वाले निश्विका नायडू के बारे में, जो यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। और नायडू ने 2018 में आई फिल्म अम्मा आई लव यू से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, और उन्हें
जेंटलमैन जो कि 2020 और सकत 2021 और दिल पसंद जो कि 2023 और कराटका दमनका जो कि 2024 जैसी फिल्मों में व्यावसायिक सफलता मिली। और बात करेंगे प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें निश्विका का जन्म बेंगलोर कर्नाटक भारत में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था और उन्होंने बेंगलोर के माउंट कार्मेल कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें नायडू जो कि 2018 में चिरंजीवी सरजा के साथ फिल्म अम्मा आई लव यू से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जो उनके करियर की सफलता साबित हुई। और अनीस तेजेश्वर के साथ वासु नाना पक्का करमशियल उनकी दूसरी फिल्म थी और उनकी अगली फिल्म श्रेयस के मंजू के साथ पड्डे हुली थी। और इसके बाद उन्होंने जदेश कुमार की फिल्म जेंटलमैन में प्रज्वल देवराज के साथ अभिनय किया और इस फिल्म में उन्होंने पहचान मिली और वह चंदन शेट्टी की संगीत वीडियो पार्टी फिक्र में भी नजर आईं। और ये 2021 में नायडू अपने निर्देशन की पहली फिल्म रामाजुर में अनीश तेजेश्वर के साथ फिर से जुड़े और नायडू की 2022 में 3 फिल्में रिलीज होंगी, जो योगराज भट्ट की गालीपता 2 और जातेशा की हम्पी की गुरु शिष्यारू और शिव तेजस की कृष्णा के साथ दिल पसंद जो कि 2024 में शिव नायडू और राजकुमार और प्रभुदेवा के साथ कराटम दमनका में दिखाई दिए। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी में रोल निभाने वाले गुरु सोम सुंदरम के बारे में। हालांकि इनका जन्म बहुत पहले हुआ था और ये एक भारतीय अभिनेता हैं जो तमिल और मलयालम फिल्म उद्योगों में काम करते हैं और उन्होंने आड़े कांडम जो कि 2011 से अपने अभिनय की शुरुआत की और समीक्षकों द्वारा सराहे गए। और इसके बाद वह तमिल एक्शन फिल्म पांड्या नायडू जो कि 2013 में और जिंगरथंडा 2014 और जोकर 2016 में भी नजर आए। और उन्होंने 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली से सुपर विलेन सुब्बू की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्धि मिली। और बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिसमें गुरु सोम सुंदरम का जन्म 3 सितंबर 1975 को हुआ था और उन्होंने प्रसिद्ध तमिल थिएटर समूह जो कि कुथुपी पटुराई में काम करना शुरू किया और जहां उन्होंने 2002 से 2011 तक नाटकों में अभिनय किया। और 2003 में निर्देशक श्यागराजन कुमारराजा ने उन्हें कुथुपी पटुराई के नाटक में चंद्रहरि की भूमिका निभाते हुए देखा और त्यागराजन ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में काम करने में अवसर दिया। और बात करें इनके आजीविका के बारे में, जिसमें 2018 में त्यागराजन ने सोमसुंदरम को अपनी नवनायर फिल्म अरण्यकांडम में शराबी कल्याण की भूमिका की पेशकश की और सोमसुंदरम ने फिल्म के लिए 7 किलोग्राम वजन कम किया और प्रशिक्षण लिया। और 2011 में रिलीज होने पर फिल्म ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। और जबकि सोमसुंदरम के अभिनय की आलोचकों ने खूब सराहना की और Rediff.com के आलोचक ने कलाकारों की टोली की प्रशंसा की, लेकिन आगे कहा कि श्रेष्ठ का श्रेय निस्संदेह गुरु सोम सुंदरम को जाता है और मुर्गे की लड़ाई पर उनकी अंधमयी हंसी जो अपने बेटे से उनकी दयनीय हड़बड़ाहट और लालच में उनका भोला भाला अभिनय देखने लायक है। और इसी तरह बिहाइंड हुड्स जो कि .com ने भी अभिनेता के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की और उनका अभिनय
देखने के बाद निर्देशक मणिरत्नम ने उन्हें कदल जो कि 2013 में एक छोटी भूमिका के लिए साइन किया और कुतु पीपटुरई छोड़ने के लिए बाद उन्होंने एक स्वतंत्र थिएटर अभिनेता के रूप में दौरा किया और ये शाहजू खालिद के कथन से प्रभावित होकर पांच सुंदरीकल जो कि 2013 में एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाकर मलयालम सिनेमा में कदम रखा और उसी वर्ष उन्हें सुसेंथिरन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म पांड्या नायडू में एक चरित्र भूमिका में देखा गया, जिसमें उन्होंने विशाल के किरदार के मारे गए भाई का किरदार निभाया था और फीचर फिल्मों में जो कि बीच में उन्होंने लघु मुख फिल्म द लास्ट पैराडाइज में 15 साल बाद घर लौटे और वह एक कैदी का किरदार निभाया जो कि कार्तिक सुब्बाराज की गैंगस्टर फिल्म जिगरथंडा जो कि 2014 में एक अभिनय प्रशिक्षक के रूप में उनके प्रदर्शन की भी सराहना हुई और जहां उन्हें बॉबी सिम्हा द्वारा निभाए गए किरदार को अभिनय प्रशिक्षण देते हुए देखा गया और सोमा सुंदरम ने पहले थिएटर प्रदर्शनों के दौरान सिम्हा को वास्तविक जीवन में एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षित किया और उन्हें 2019 की तमिल फिल्म पेट्टा में एक जिला कलेक्टर की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। इसमें रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बेस्ट सीनों के बारे में। तो बात करते हैं सीन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हीरो की एंट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई जाती है, जिससे यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो बात करते हैं इसके सीन नंबर 1 के बारे में, जो कि मूवी का बेस्ट सीनों में से एक है। तो फिल्म की जो कि सबसे पहली खास बात है कि हीरो की एंट्री ना कोई लंबी डायलॉग और ना कोई ज़्यादा शोर, बस उसकी आंखों में छुपा गुस्सा और चेहरे पर ठंड कॉन्फिडेंस, जो कि हीरो को जब पहली बार स्क्रीन पर आता हुआ दिखाया जाता है तो दर्शक समझ जाते हैं कि ये बंदा कुछ अलग है। और उसकी चाल, उसका बॉडी लैंग्वेज और बैकग्राउंड म्यूजिक और सब मिलकर एक बात साफ कर देते हैं कि ये किरदार कमज़ोर नहीं बल्कि तूफान है। और फिर दूसरे सीन की बात करें जिसमें सिस्टम से टकराव होता है, जो किसमें जहां हीरो का असली रूप सामने आता है और वे किसी गुंडे से नहीं सीधे पावरफुल लोगों और सिस्टम से टकराता है। जो यह एक सीन में हीरो बड़े अधिकारियों के सामने बिना डरे बिना झुके सीधे बात करता हुआ दिखाया जाता है। और फिर यह लाइन जो कि ज़ोरदार बनती है, जब सच बोलने वाला अकेला होता है तो उसे गलत कहा जाता है, लेकिन जब वही आदमी लड़ने पर उतर आए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। जैसे यह मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और फिर बात करें इसके बेस्ट सीनों में से तीसरे नंबर की, जिसमें यह सिर्फ मार धाड़ वाली फिल्म नहीं और हीरो का यह दिमाग जो कि खेलता है और फिर वो अपने दुश्मनों को सीधे मारने की जगह उन्हें उनकी ही चाल में फंसाता नज़र आता है। और फिर हर कदम में सोच समझकर हर फैसला टाइमिंग के साथ, जो कि एक खान सीन में हीरो चुपचाप सबूत इकट्ठा करता है और आखिरी पल में पूरा खेल पलट देता है। और फिर यह सीन दिखाता है कि यह हीरो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि शातिर भी है, जिससे लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और अब बात करें इसके सीन नंबर 4 की, जो कि इस मूवी में सीन सभी में से बेस्ट सीन है, जिसमें अब तक के वो हिस्सा जिसके लिए तमिल सिनेमा जाना जाता है, जहां हीरो अकेला पूरे गिंडों के झुंड से भिड़ जाता हुआ नज़र दिखाया जाता है और फिर कोई डर नहीं होता है, कोई पीछे हटना नहीं। और फिर हर पंच पर जो कि बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को सीट से बांध देता है, जो कि स्लो मोशन शूट होता है। फिर खून से सना चेहरा और आंखों से आग, जो कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वही इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है, जैसा कि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है। और यह सीन इन सीनों में से बेस्ट सीन है। और बात करें सीन नंबर 5वें की, जिसमें फिल्म की सबसे अच्छी बात
यह होती है कि हीरो सिर्फ गुस्से का पुतला नहीं, और वो अपने अतीत को याद करता है जहाँ उसने सब कुछ खोया हुआ होता है, और फिर दिखाया जाता है कि यही दर्द उसे आज इतना मजबूत बनाता है। और फिर यही सीन हीरो को दर्शकों की से जोड़ता है। और बात करें इसके सीन नंबर 6 के बारे में, जिसमें मूवी के लास्ट एंड में दिखाया जाता है और लोगों को यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि हीरो और असली दुश्मन आमने सामने होते हैं, और यह सीन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और ये सिर्फ लड़ाई नहीं होती, बल्कि सच और झूठ और इंसाफ और ताकत की टक्कर होती है। और फिर हीरो को आखिरी डायलॉग पूरी फिल्म का सार बता देता है कि तू ताकत के दम पर राज करता है और मैं सच के दम पर, और फिर आज फैसला होगा कौन ज़्यादा मजबूत है। और इसके बाद होने वाली फाइट जो कि फिल्म को सबसे दमदार हिस्सा बन जाती है। और अब बात करें इसके विलन की बेस्ट सीनों के बारे में, जिसमें विलन की एंट्री बहुत शांत होती है और डरावनी भी, जैसा कि दोस्तों इस मूवी में दिखाया जाता है। और फिर ना ज़्यादा डायलॉग होते हैं, ना ज़्यादा एक्शन दिखाया जाता है, और बस उसकी आंखों की ठंडक ही बता देती है कि ये आदमी कितना खतरनाक है। और फिर पहली झलक में वो साबित कर देता है कि ये आम गुंडा नहीं, बल्कि पूरे शहर को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड है। और फिर कुछ लोग चिल्लाकर डर पैदा करते हैं और कुछ लोग खामोशी से पूरे शहर को हिला देते हैं। और बात करें विलन के सीन नंबर 2 में, जो कि इस मूवी के सीन्स की बेस्ट सीन हुए, जिसमें विलन हीरो से सीधा लड़ाई नहीं चाहता, वो हर चाल सोच समझकर चलता है। और वो पुलिस, नेता और मीडिया, जो कि तीनों को अपनी अंगुलियों पर नचाता है, और हर क्राइम के पीछे उसका दिमाग छुपा होता है। और फिर एक खास सीन में विलन, जो कि बिना हथियार उठाए सिर्फ शब्दों से एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और फिर यहीं से दर्शक समझ जाते हैं कि असली खतरा किसका दिमाग है। और बात करें इसके सीन नंबर 4 के बारे में, जिसमें विलन का क्रूर रूप दिखाया जाता है, जहां विलन का असली चेहरा सामने आता है, जो उसके खिलाफ जाता है और उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। और यह एक सीन में जो कि वो अपने ही अंदर के सबके सामने सजा देता है, ताकि डर पूरे नेटवर्क में फैल जाए। और राज करने के लिए हथियार नहीं, डर चाहिए, और विलन डर फैलाने में माहिर होता है। और ये सीन साबित करता है कि विलन सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि बेहद निर्दयी भी है। और बात करें इसके सीन नंबर विलन की, इसमें विलन का सबसे बेस्ट सीन दिखाया जाता है। इसमें हीरो और विलन की पहली सीधी भिड़ंत, जो कि मारपीट से नहीं होती हुई दिखाई जाती है, और फिर बल्कि शब्द से होती है। और फिर दोनों के बीच होने वाली बातचीत पूरे फिल्म का टर्निंग पॉइंट पर, जो कि विलन हीरो को उकसाता है और उसके जख्म कुदरता है और उसके अतीत पर वार करता है। और अगर आप लोगों ने यह मूवी अभी तक नहीं देखी, तो आपको यह मूवी ज़रूर वॉचिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट, और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह मूवी पसंद आती है। और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स और रोमांस कम और एक्शन ज़्यादा दिखाया गया है। तो आपको यह मूवी ज़रूर वॉचिंग करनी चाहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक